बात करते हैं अब एयरवेज रेसिस्टेंस की। मतलब जब हवा जो है वो एयरवेज से पास करती है तो वहाँ रेसिस्टेंस जो है वो अफेक्टेड करते हैं एयरवेज के पास करने का। तो हम देखेंगे एयर फ्लो थ्रू एयरवेज डिपेंड्स ऑन किस पे ये डिपेंड्स करता है। पहला है प्रेशर डिफरेंस। यदि किसी एयरवेज में बहुत ज्यादा प्रेशर से हवा पास कर रही है तो रेसिस्टेंस जो है वो कम होगा, और यदि वो धीरे से किसी एयरवेज से कोई एयर फ्लो हो रहा है तो रेसिस्टेंस ज्यादा होने की संभावना है। दूसरा है वॉल ऑफ द एयरवेज और स्पेशली ब्रोंकाइलस। तो एयरवेज का वाल कैसा है उस पे भी डिपेंड करता है कि रेसिस्टेंस कितना ज्यादा होगा कम होगा। तो सपोज करो कि लार्जर डायमीटर का एयरवेज है तो रेसिस्टेंस जो है वो कम होता है। ये भी है, डायमीटर भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कुछ और भी चीजें हैं एयरवेज रेसिस्टेंस में, जैसे सिंपैथेटिक डिवीजन में ऑफ एएनएस में हम देखेंगे कि रिलैक्सेशन होता है स्मूथ मसल्स का एएनएस डिवीजन के कारण, और ब्रोंको डायलेशन होता है जिस कारण से एयरवेज रेसिस्टेंस जो कम होते हैं। तो ब्रोंको डायलेशन होने की वजह से डायमीटर जो है वो इंक्रीज होता है, डायलेशन होता है, फैलाव होता है एयरवेज में, तो उस कारण से रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा। तो हम जहां देखेंगे कि जहां पर ब्रोंको डायलेशन की बात आती है, स्मूथ मसल्स में रिलैक्सेशन की बात आती है, तो स्मूथ मसल में रिलैक्सेशन का मतलब है ब्रोंको डायलेशन। और यहाँ हम देखेंगे कहीं कहीं पे कि एयरवे रेसिस्टेंस जो है वो होने का कारण दो बताया गया कि या तो कोलैप्स हो जाए एयरवेज या फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो किसी एयरवेज में। तो ये दो कारण बताए गए जिसमें हम देखेंगे अजमा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जिसे सीओपीडी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद इम्फिजिमा जो हमने पिछली बार देखा था, और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। इस किस केसेस में या तो एयरवेज का कोलेप्शन होता है या डिस्ट्रक्शन होता है या ऑब्स्ट्रक्शन होता है एयरवेज में। तो अजमा में देखेंगे कि ये नॉर्मल लंग्स और अजमेटिक लंग्स में के बीच में डिफरेंस दिखाया गया है, जहां हम देखेंगे नॉर्मल लाइनिंग है और यहाँ पर नॉर्मल अमाउंट है म्यूकस का। वही हम बात करेंगे अजमेटिक लंग्स में, तो यहाँ पर एक्सेस म्यूकस दिखेगा, आपको काफी ज्यादा म्यूकस अमाउंट दिखेगा, और जो लाइनिंग है वो काफी सारा स्वेलिंग दिखेगा इस लाइनिंग्स में। तो देख सकते हैं कि किस तरह से ऑब्स्ट्रक्शंस भी आ रहा है और एयरवेज जो है वो काफी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होता हुआ दिखेगा आपको। यदि हम बात करें बल्क फ्लो ऑफ इक्वेशंस का, तो बल्क फ्लो ऑफ इक्वेशन जो है वो ब्लड और एयर के लिए दोनों के लिए समान होता है। तो हम बात करेंगे फ्लो ऑफ एयर का, तो फ्लो ऑफ एयर में बात करें डेल्टा पी अपॉन आर। ये एक फॉर्मूला है जिससे हम पता कर सकते हैं कि फ्लो ऑफ एयर कितना है। तो डेल्टा पी को कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। डेल्टा पी को हमने डायरेक्ट किया है, तो ये प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर डिफरेंसेस या प्रेशर ग्रेडियंट डेल्टा पी। यहाँ पर आर जो है वो रेसिस्टेंस को इंडिकेट करता है। तो हम बात करेंगे कि क्या ब्रीथिंग पैटर्न और रेस्पिरेटरी मूवमेंट के बीच में क्या रिलेशंस है। तो हम देखते हैं कि अपनोइया, जिसमें हम कहते हैं कि नॉर्मल पैटर्न ऑफ क्वाइट ब्रीथिंग को हम लोग एपनोइया कहते हैं, जिसमें सेलो डीप ब्रीथिंग या फिर कंबाइंड होगा, सेलो और डीप ब्रीथिंग दोनों कंबाइंड आपको दिखेंगे। कोस्टल ब्रीथिंग मतलब हम देखेंगे कि कोस्टल ब्रीथिंग में जब हम बात करते हैं कोस्टल ब्रीथिंग की, तो इसमें अपवार्ड और आउटवार्ड मूवमेंट होता है चेस्ट का। इसका कारण होता है कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होना। तो फिर से हम देखेंगे कि इंटरकोस्टल मसल दो तरीके के होते हैं। एक है एक्सटर्नल जो कि बाहर की तरफ लगे होते हैं रिब्स के, और दूसरा है इंटरनल जो दोनों रिब्स के अंदर की तरफ होते हैं। बाहर की तरफ जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है उसमें यदि कॉन्ट्रैक्शंस होगा तो ये अपवार्ड मतलब ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ रिब्स दिखेंगे। यहाँ हमने कहा कि अपवार्ड एंड आउटवार्ड मूवमेंट होता है जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ जो बात कर रहे हैं वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की बात कर रहे हैं। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स में उल्टा होता है कॉन्ट्रैक्शंस में कि ये डाउनवार्ड और
डाउनवर्ड होता है और इनवर्ड कॉन्ट्रैक्शन कराता है यदि इंटरकोस्टल मसल्स में, क्योंकि ये मसल्स जो है ये रिब्स के अंदर के साइड से लगे हुए हैं और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है वो बाहर के साइड से लगे हुए हैं। तो दोनों मसल्स में डिफरेंसेस बताया गया है। तो हमने कोस्टल ब्रीथिंग कहेंगे, तो कोस्टल ब्रीथिंग में जो मसल्स इन्वॉल्व है वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल से बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स किस तरीके से वर्क करता है। हम आगे बात करेंगे डायफ्रेमिक ब्रीथिंग में। इसमें पैटर्न ऑफ डीप एब्डोमिनल ब्रीथिंग दिखेगा, जो जिसमें हमने देखेंगे कि आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द एब्डोमेन ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन एंड डिसेंटेंट ऑफ द डायफ्राम। तो यहाँ पे देखेंगे कि डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये नीचे की तरफ डायफ्राम जाता है और आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ निकलते हुए दिखेगा। ये हमने कहा कि आउटवर्ड मूवमेंट हुआ है और एब्डोमिनल का और डिसेंट हुआ है डायफ्राम। रेस्पिरेशंस फॉर एक्सप्रेशंस, तो हम देखेंगे कि जब हम लाफिंग करते हैं या सिगिंग करते हैं या सॉबिंग करते हैं तो भी उस वक्त में रेस्पिरेशन जो है उसका एक्सप्रेशन जो अलग अलग होता है। हम हंसते हैं तो रेस्पिरेशन अलग तरीके से होगा, या सिगिंग करेंगे या सॉबिंग करेंगे तो रेस्पिरेशन का भी एक्सप्रेशन जो है वो चेंज होता हुआ दिखेगा। फिर हम करेंगे रेस्पिरेशंस में भी हम लोग एक्सपेल करते हैं फॉरेन मैटर्स को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो फॉरेन मैटर्स को जब एक्सपेल करते हैं तो उस वक्त भी रेस्पिरेशन अलग हो जाएगा। तो यहाँ कुछ मूवमेंट बताया हुआ है, जैसे कफिंग करने के वक्त में, स्नीजिंग के वक्त में, सिगिंग के वक्त में, यॉविंग, सॉबिंग, क्राइंग, लाफिंग, हिक्किपिंग और वेलसेवा मैनवर्स और प्रेशराइज द मिडल एयर। तो हर एक चीजों में जो मूवमेंट होता है, ब्रीथिंग मूवमेंट, वो बिल्कुल अलग अलग तरीके से होगा। जैसे कपिंग की बात करी जाए तो यहाँ हम बात करते हैं कि लॉन्ग ड्रॉ एंड डीप इनहेलेशन आपको देखने को मिलेगा, फॉलोड बाय द कंप्लीट क्लोजर ऑफ रीमा ग्लूटाइटिस। तो पहले आपको लॉन्ग ड्रॉ और डीप इनहेलेशन दिखेगा, उसके बाद रीमा ग्लूटाइटिस जो है वो क्लोज होता हुआ दिखेगा। तो विच रिजल्ट इन अ स्ट्रॉन्ग एक्सलेशंस that suddenly pushes the rima glottis open and send a blast of air through the upper respiratory passes। तो यहाँ पे blast of air भी आपको दिखेगा कि सडन जो होता है रीमा ग्लोटिस ओपन होता है और हवा का एक झोंका जो है बाहर निकलता है कफिंग के साइड में जब हम खांसते हैं। तो स्टिमुलेशन फॉर दिस रिफ्लेक्स में बी अ फॉरेन बॉडी लोकेटेड इन द रेलिंग्स ट्रेकिया और एपिग्लॉटिस। इसका कारण होता है कि हमारे कोई फॉरेन बॉडी जो है हमारे लेरिंग्स में या ट्रेकिया या एपिग्लोटाइटिस में फंसा हुआ है, इस कारण से हम कफिंग करते हैं। तो ब्लास्ट ऑफ एयर देखने को मिलेगा आपको रेस्पिरेटरी पासेस में। स्नीजिंग की बात करेंगे तो स्पास्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल ऑफ एक्सलेशन दिखेगा, डेट फोर्सफुली एक्सपेल एयर थ्रू द नोज एंड माउथ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और स्टिमुलेट मे बी एन इरिटेशन ऑफ द नेजल मुकोसा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि स्टिमुलेट मे बी एन इरिटेशन ऑफ द नेजल मुकोसा। अब बात करेंगे सिगिंग की, तो लॉन्ग ड्रॉ और डीप इनहेलेशन इमीडिएटली फॉलोड बाय द शॉर्टर बट फोर्सफुल एक्सहेलेशंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉन्ग ड्रॉ एंड डीप इनहेलेशंस दिखेंगे और उसके बाद आपको शॉर्टर बट फोर्सफुल एक्सहेलेशंस भी आपको दिखेंगे। यॉविंग की बात करेंगे तो डीप इनहेलेशन थ्रू द वाइडली ओपन माउथ आपको दिखेंगे। आप यॉविंग करते तो डीप इनहेलेशन दिखता है वाइडली, बहुत मुंह जो है आपका माउथ जो है बहुत ओपन हो जाता है और एक्सैगरेटेड डिप्रेशन होता है मैंडिबल। इट मे बी स्टिमुलेटेड करता है ड्रोविनेसनेस या समवन एल्स यॉविंग, बट द प्रिसाइज कॉज है वो अननोन है कि क्यों ये यॉविंग होता है। सॉबिंग की बात करेंगे तो सीरीज ऑफ कन्वर्जन इनहेलेशंस फॉलोड बाय द सिंगल प्रोलॉन्ग एक्सहेलेशन दिखेगा। रीमा ग्लूटाइटिस क्लोजर होता है अर्लियर में, फिर वो नॉर्मल हो जाएगा आफ्टर ईच इनहेलेशन, सो ओनली अ लिटिल एयर एंटर द लंग्स विथ ईच इनहेलेशन। तो सॉबिंग में दिखेंगे। क्राइंग करेंगे तो इनहेलेशंस फॉलोड बाय द मेन शॉर्ट कन्वर्जन एक्सहेलेशन दिखेगा क्राइंग में, और उसके बाद ड्यूरिंग विच रीमा ग्लूटाइटिस रिमेन ओपन होता है। वोकल कॉर्ड जो होता है वो वाइब्रेट करेगा क्राइंग करते वक्त में। यहाँ इंपॉर्टेंट है कि वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन स्टार्ट होता है क्राइंग के वक्त में, और एक्कम्पनाई होगा आपको फेशियल एक्सप्रेशन और टीयर जो है वो अलग अलग दिखेंगे। रोते वक्त में कैसे आपकी आंखें से आंसू आता है, फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। और लाफिंग करेंगे तो बेसिक मूवमेंट होगा क्राइंग का,
बट यहाँ पे रिदम ऑफ मूवमेंट ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन है यूजुअली डिफर हो जाएगा क्राइंग से। तो दोनों में सेम सिमिलरिटी यही है कि सब कुछ सेम होगा, लेकिन फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो डिफर होगा। तो लाफिंग क्राइंग जो होता है वो समटाइम्स इनडिस्टिंग्विश होता है कि आप कैसे पता करोगे, सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन दोनों में अलग दिखेगा कि कब आप हंस रहे हो कब आप रो रहे हो। और हिक्किपिंग में देखोगे तो आप स्पास्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन होगा डायफ्राम का, और उसके बाद आपको स्पास्मोडिक क्लोजर दिखेगा निमोग्लोटाइटिस का। उसके बाद प्रोड्यूस होगा शार्प साउंड ऑफ इनहेलेशंस। फिर स्टिमुलस इज यूजुअली इरिटेशन ऑफ द सेंसरी नर्व एंडिंग ऑफ द जीआईटी ट्रैक्ट आपको दिखेगा। वल्सल्वा और मैन्यूवर्ब्स में दिखेगा कि फोर्स एक्सेलेशन होगा, हम जोर जोर से सांस को एक्सेल करेंगे अगेंस्ट अ क्लोज रिमोग्लोटाइटिस में, एंड मे अकर ड्यूरिंग पीरियड ऑफ द स्ट्रेटिंग वाइल डिफिकेटिंग। ये भी हमको दिखेगा डिफिकेटिंग करने वक्त में किस तरीके से क्लोज दिखेगा रिमोग्लोटाइटिस। और प्रेशराइज द ईयर, मिडल मिडल ईयर्स में देखेंगे जो प्रेशर होगा। तो माउथ, नोज और माउथ आर होल्ड क्लोज, यदि हम नाक और मुंह को क्लोज कर ले। एंड एयर फ्रॉम द लंग्स इज फोर्स थ्रू द ऑर्डिनरी ट्यूब्स। और आप जब नाक और मुंह को एक साथ बंद करते हैं और अब देखते हैं कि लंग्स जब हवा छोड़ती है तो वो ऑर्डिनरी ट्यूब्स के अंदर जाती है मिडल एयर्स में। तो एम्प्लॉय बाय द those snorkeling such scuba diving during descent to equal the pressure of the middle ear with that of the external environment। और यहाँ पे देखें कि एम्प्लॉयड होता है कि स्नोरकेलिंग या स्कूबा डाइविंग के वक्त में भी ऐसा दिखता है आपको कि डिसेंड करता है, ड्यूरिंग डिसेंट जब अंदर होता है तो इक्वलाइज करता है मिडल एयर के प्रेशर को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, उसके लिए भी ये काम किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं लंग्स वॉल्यूम और कैपेसिटी के, लेकिन उसके पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।